दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 फॉर ए पाइप द फ्लो इज सेड टू बी। क्या दिया है? कह रहा है अगर रेनॉल्ड नंबर जो है आपका वो 2000 से कम होता है किसमें? पाइप फ्लो में, तो उस फ्लो को क्या कहा जाता है? तो उस फ्लो को कहते हैं लेमिनार फ्लो। ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। एक सारणी यहाँ पर दिया हुआ है। सारणी में दिया वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर ऑन द फ्लो कंडीशन, यानी फ्लो कंडीशन पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी होती है, इसके बारे में एक चार्ट दिया हुआ है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। पहले फ्लो कंडीशन दिया है, उसके बाद पाइप फ्लो दिया हुआ है, उसके बाद ओपन चैनल फ्लो दिया है। कह रहा है कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2000 है तो उस फ्लो को क्या कहते हैं? उसको लेमिनार फ्लो कहते हैं। पाइप फ्लो की कंडीशन में पूछ रहा है। कह रहा है कि पाइप फ्लो की कंडीशन में अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2000 है तो उस फ्लो को क्या कहते हैं? उसको लेमिनार फ्लो कहते हैं। अगर यही जो है कंडीशन क्या हो, ओपन फ्लो चैनल में हो, उसमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो होती है वो लेस देन और इक्वल टू 500 होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो फ्लो कंडीशन होता है वो क्या होता है? लेमिनार फ्लो होता है। आगे दिया हुआ कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है आपकी कितनी है, वो 2000 से लेकर 4000 के बीच में होता है, तो वो जो फ्लो होता है उसे कहते हैं, उसे ट्रांजिशनल फ्लो कहते हैं। और ओपन चैनल फ्लो कंडीशन में क्या होता है? ये 500 से 1000 के बीच में होता है। टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन में क्या होता है? तो टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन में पाइप फ्लो के लिए क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 होता है। और ओपन चैनल फ्लो की कंडीशन में कितना होता है? तो ग्रेटर देन 1000 होता है। तो ये जो है सारणी आपको जो दिया गया है, इंपॉर्टेंट सारणी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्रिटिकल ग्रेडियंट फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल विच हैज ए वाइड रेशियो 0.78, द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि आपसे क्रिटिकल ग्रेडियंट पूछ रहा है, मतलब आईसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आईसी बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है G-1/1 प्लस ई होता है। क्या होता है? G-1/1 प्लस ई होता है। तो इसी फार्मूले पर रखकर हल कर देंगे तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? फोर्थ। यहाँ पर आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, या डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0.94 जो है। अब हम लोग समझते हैं पहले कि क्रिटिकल ग्रेडियंट ये होता क्या है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है इसको आईसी से डिनोट करते हैं। आईसी बराबर क्या होता है? कह रहा है कि दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच द सॉइल बिकम अनस्टेबल। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है जिस पर सॉइल क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। द इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम टू जीरो। क्या होता है? उस पॉइंट पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? जीरो हो जाता है। कंसीडर ए सॉइल इन विच द फ्लो ऑफ वाटर इज अपवर्ड। क्या दिया? कंसीडर ए सॉइल इन विच द फ्लो ऑफ वाटर इज अपवर्ड। कह रहा है कि मान के चलिए कि एक सॉइल है जिसमें फ्लो ऑफ वाटर क्या है? अपवर्ड की तरफ हो रहा है। कह रहा है कि दिस विल क्रिएट एन अपवर्ड सीपेज प्रेशर। कह रहा है इसकी वजह से क्या होता है? इसमें अपवर्ड सीपेज प्रेशर जो है क्रिएट होता है। आगे दिया है कि इफ़ द अपवर्ड फ्लो ऑफ द वाटर इज लार्ज इनफ द सीपेज प्रेशर। क्या दिया है? कह रहा है कि जो फ्लो ऑफ वाटर का जो अपवर्ड है वो कह रहा है कि इज द लार्ज इनफ द सीपेज प्रेशर, यानी कह रहा है कि इफ द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इज लार्ज इनफ द सीपेज प्रेशर विल निगेटेड या निगेट द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड द सॉइल विल बिकम अनस्टेबल। क्या दिया हुआ? क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन को कह रहा है, कह रहा है इफ़ द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, यानी जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है फ्लो ऑफ वाटर का, वो क्या है? लार्ज है इनफ द सीपेज प्रेशर की तुलना में। कह रहा है कि विल निगेट द इफेक्टिव स्ट्रेस, जिसमें क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस को निगेट कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। आगे दिया हुआ कि द सॉइल विल बिकम अनस्टेबल। ऐसी कंडीशन में क्या होती है? सॉइल जो है अनस्टेबल हो जाती है। कह रहा है कि इन दिस सिचुएशन द सॉइल इज सेड टू बी क्विक कंडीशन। इस सिचुएशन क्या कहते हैं? क्विक कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर आईसी की वैल्यू दिया है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू होता है, या आईसी बराबर क्या होता है? G-1/1 प्लस ई होता है। तो ये दो फार्मूले दिए गए हैं, ये फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि विच लिमिट स्टेट डील विद द स्ट्रेंथ ओवरटर्निंग स्लाइडिंग बकलिंग फटिक फ्रैक्शन ईटीसी। कह रहा है कि जो आपका ये स्ट्रेंथ है, ओवर टर्निंग दिया हुआ, स्लाइडिंग दिया है और बकलिंग दिया है, फटिक फ्रैक्चर्स दिए गए हैं, ये सब किस लिमिट स्टेट के अंतर्गत आते हैं?
तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, अल्टीमेट लिमिट स्टेट के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? अल्टीमेट लिमिट स्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो आगे एक सारणी दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिमिट स्टेट डिजाइन क्या दिया है? लिमिट स्टेट डिजाइन में दिया हुआ है कि लिमिट स्टेट होता क्या है? स्टेट एट विच वन ऑफ द कंडीशन पार्टनिंग टू द स्ट्रक्चर हैज रीच्ड ए लिमिटिंग वैल्यू। क्या दिया है? कह रहा है स्टेट एट विच, यानी ऐसी स्टेट जिस पर क्या होता है? कंडीशन, कोई एक कंडीशन क्या होती है? पार्टनिंग टू द स्ट्रक्चर हैज रीच्ड ए लिमिटिंग वैल्यू। क्या होता है इसमें? एक लिमिटिंग वैल्यू तक जो है स्ट्रक्चर को पहुंचाया जाता है, कंडीशन एक स्ट्रक्चर को लिमिटिंग वैल्यू की कंडीशन तक पहुंचाया जाता है। आगे दिया है लिमिट स्टेट क्या होता है? दो टाइप से होते हैं ये। एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ द स्ट्रेंथ, जिसको अल्टीमेट लिमिट स्टेट भी बोलते हैं। आगे आपका दिया है लिमिट स्टेट ऑफ द सर्विसिबिलिटी, यानी क्या होता है? एक लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ होता है, दूसरा क्या होता है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होती है। तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं? दिया है, देखिए, स्ट्रेंथ एज गवर्न बाय द मटेरियल, यानी स्ट्रेंथ आता है उसके अंतर्गत। बकलिंग स्ट्रेंथ आती है। उसके बाद स्टेबिलिटी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग, स्वे फटिक फ्रैक्शन, और क्या है? ब्रिटल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्चर्स, ये सब दिए गए हैं। मतलब क्या? स्ट्रेंथ होता है, बकलिंग स्ट्रेंथ होती है, और आपका स्टेबिलिटी होती है, ओवरटर्निंग होता है, फटिक फ्रैक्चर होता है, उसके बाद ब्रिटल फ्रैक्चर। ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंतर्गत आती है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं? इसमें आपका डिफ्लेक्शन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, फटिक क्रैक्स हो गया, और कोरोजन हो गया, फायर रेजिस्टेंस हो गया। ये सब जो कंडीशन होती हैं ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कम्यूनिटर इज़ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर एडॉप्टेड टू। कह रहा है जो कम्यूनिटर होता है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम एडॉप्ट करते हैं। क्यों एडॉप्ट करते हैं? टू ग्रिंड आर चॉप्ड लार्ज साइज सस्पेंडेड सॉलिड्स। क्या दिया है? कि जो लार्ज साइज के सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनके ग्राइंडिंग के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम कम्यूनिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। दिया है टाइप ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या दिया है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का टाइप दिया हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने टाइप के होते हैं? पहला आपका दिया हुआ एक्टिवेटेड स्लज प्लांट। क्या दिया है? एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, ASP बोलते हैं इसको। सेकेंड नंबर आपका दिया है रोटेटिंग डिस्क सिस्टम। थर्ड नंबर दिया है सबमर्ज्ड एरिएटेड फिल्टर। फोर्थ में दिया हुआ है आपका सस्पेंडेड मीडिया फिल्टर। आगे आपका दिया है सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, नॉन इलेक्ट्रिक फिल्टर दिया हुआ, उसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर दिए गए हैं। तो ये सब जितने भी टाइप दिए गए हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दिए गए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टाइप्स दिए गए हैं इधर आपका दिया है कि टॉप 4 टाइप ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसमें कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका दिया है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ETP बोलते हैं इसको। सेकेंड नंबर आपका दिया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। थर्ड नंबर आपका दिया है कॉमन एंड कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। आगे दिया है एक्टिवेटेड स्लज प्लांट। तो ये जो है आपके टाइप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और टाइप्स ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का नाम दिया गया है। आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है द शार्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड एज। क्या दिया है? कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कौन सी होगी? कहाँ से? फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड के रूट से फेस ऑफ द वेल्ड, यानी वेल्ड के फेस तक की जो है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कहते हैं। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। अब पहले समझते हैं कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता क्या है। तो ये आपका फिगर दिया हुआ है, फिलेट वेल्ड डायमेंशंस दिए गए हैं। इसमें आपका जो है कह रहा थ्रोट क्या होता है। तो आपका ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट आपका क्या है? ये रूट जोन होता है, और ये आपका जो है वेल्ड की कंडीशन दिया हुआ है, यानी वेल्ड यही होता है। तो इसकी जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम थ्रोट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को जो है थ्रोट कहा जाता है। आगे दिया हुआ है क्या? कह रहा है कि द लेग लेंथ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मटेरियल थिकनेस। क्या दिया है? जो लेग लेंथ होता है शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? मटेरियल थिकनेस के। आगे दिया है, कह रहा है डिजाइन थ्रोट थिकनेस क्या होता है? 0.7 ऑफ द लेग लेंथ, यानी लेग लेंथ का 0.7 गुना रखा जाता है डिजाइन थ्रोट थिकनेस जो होता है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एलन हेजन फार्मूला
यूज टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज गिवन बाई, क्या दिया, कह रहा है एलिन हेजन फार्मूला जो होता है जिससे हम क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज्ञात करते हैं, वो फार्मूला कौन सा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है सी, उसके बाद D10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, के बराबर सी D10 का स्क्वायर होता है। अब सी क्या होता है, सी यहाँ पर कांस्टेंट है और D10 क्या है, D10 जो होता है आपका इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स है। क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स है। तो आगे हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं कि परमेबिलिटी होता क्या है। तो सॉइल परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी इज द डिफाइन एज द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्या होता है, ये किसी भी सॉइल की कैपेसिटी को डिफाइन करता है। आगे दिया है अलाउ द वाटर पासेस थ्रो, क्या दिया है, मतलब किसी भी सॉइल की कैपेसिटी से कितना पानी अलाउ हो सकता है, निकल सकता है, ये जो है डिफाइन करता है कौन, परमेबिलिटी। आगे दिया क्वांटिटी ऑफ द फ्लोइंग फॉर ए यूनिट ऑफ द सॉइल सरफेस अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या दिया है, कह रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ द फ्लोइंग फॉर ए यूनिट ऑफ द सॉइल सरफेस के पर यूनिट के लिए जो फ्लो करता है, यानी वाटर जो फ्लो करता है उसकी जो क्वांटिटी होती है अंडर प्रेशर, किसी भी प्रेशर के अंतर्गत क्या होती है, वो 1 हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। तो ये आपका जो फिगर है दिया हुआ है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सारणी दिया गया है परमेबिलिटी का। ये देख लेते हैं हम लोग। एक तरफ दिया है टाइप ऑफ द सॉइल टाइप्स दिया है, दूसरा आपका दिया है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और तीसरा आपका दिया है ड्रेनेज प्रॉपर्टी। तो सॉइल के जो टाइप्स में पहला नंबर आपका दिया है क्लीन ग्रेवल। तो क्लीन ग्रेवल की जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है वो कितनी रखी जाती है, तो 10⁻+1 से लेकर 10⁻+2 mm/सेकेंड होता है। कितना होता है, 10⁻+1 से लेकर के 10⁻+2 mm/सेकेंड रखा जाता है। और ये कंडीशन कैसी होती है, तो वेरी गुड कंडीशन होती है। सेकंड नंबर आपका दिया है, कह रहा है कोर्स एंड मीडियम सैंड। कोर्स और मीडियम सैंड के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है वो कितनी रखी जाती है, तो 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻+1 तक होता है। कितना होता है, 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻+1 mm/सेकेंड तक होता है। और ये ड्रेनेज प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो गुड प्रॉपर्टी होती है। थर्ड नंबर आपका दिया, कह रहा है फाइन सैंड एंड लूज सिल्ट। क्या दिया है, फाइन सैंड और लूज सिल्ट की कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है कितनी रखी जाती है, तो 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻2 mm/सेकेंड रखा जाता है। और कंडीशन जो होती है वो फेयर होती है। फोर्थ नंबर आपका दिया, कह रहा है डेंस सिल्ट है और क्ले सिल्ट है। क्या है, डेंस सिल्ट और क्ले सिल्ट की कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻4 होता है। और ड्रेनेज प्रॉपर्टी कैसी होती है, पुअर होता है। फिफ्थ नंबर आपका दिया, कह रहा है सिल्ट है क्ले, सिल्ट और क्ले, सिल्टी क्ले और क्ले की कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है वो कितना रखा जाता है, 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁵ के बीच में रखा जाता है। और कंडीशन इसकी जो होती है ड्रेनेज प्रॉपर्टी कैसे रखी जाती है, तो वेरी पुअर कंडीशन में रखा जाता है। तो ये चार्ट जो दिया गया है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर एग्रीगेट। क्या दिया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर एग्रीगेट, यानी एंगुलर एग्रीगेट का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर स्क्रीज होता है। क्या होता है, स्क्रीज होता है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका चार्ट दिया गया है, पहले समझते हैं कि एग्रीगेट होता क्या है। तो एग्रीगेट आर द मटेरियल बेसिकली यूज एज द फिलर्स। क्या दिया है, एग्रीगेट ऐसा मटेरियल होता है जिसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, एज ए फिलर के रूप में यूज़ करते हैं। विद द बाइंडिंग मटेरियल के साथ में इन द प्रोडक्शन ऑफ द मोर्टार एंड कंक्रीट, यानी मोर्टार और कंक्रीट के प्रोडक्शन में बाइंडिंग मटेरियल के साथ में फिलर के रूप में एग्रीगेट का हम यूज़ करते हैं। आगे दिया कि दे गिव द बॉडी टू द कंक्रीट एंड एक्यूपाई 70 to 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। मतलब क्या है कि ये जो है कंक्रीट में 70 से 80% तक वॉल्यूम जो है कवर करता है। आगे क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो पहला आपका दिया है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ओरिजिन। तो जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिक पर जो है एग्रीगेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या होता है, नेचुरल एग्रीगेट होता है, दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल एग्रीगेट होता है। आगे आपका दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, यानी साइज के आधार पर जो एग्रीगेट को क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है। सेकंड क्या होता है आपका, फाइन एग्रीगेट होता है। आगे दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, यानी शेप के बेसिस के आधार पर जो एग्रीगेट को क्लासिफाई किया गया है कौन सा होता है उसमें राउंडेड एग्रीगेट होता है, इरेगुलर एग्रीगेट होता है, आगे एंगुलर एग्रीगेट होता है और लास्ट में क्या होता है, फ्लैकी एग्रीगेट होता है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि सिंचाई की किस पद्धति में
पूरे क्षेत्र के चारों ओर एक बांध बनाकर उसके समतल भूखंडों को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि सिंचाई की ऐसी कौन सी पद्धति होती है, ऐसे कौन सा मेथड होता है जहाँ पर पूरे क्षेत्र के चारों ओर एक बांध यानी एक डैम बनाकर उसके समतल भूखंडों को कई भागों में विभाजित कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं चेक मेथड। क्या बोलते हैं, चेक विधि बोलते हैं। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि ये चेक मेथड होता क्या है। तो आगे दिया है एग्रीगेशन मेथड दिए गए हैं। तो एग्रीगेशन मेथड कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सरफेस इरीगेशन, दूसरा आपका होता है सब सरफेस इरीगेशन, और थर्ड आपका होता है स्प्रिंकलर इरीगेशन। यानी इरीगेशन के जो मेथड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सरफेस इरीगेशन होता है, एक सब सरफेस इरीगेशन होता है, तीसरा क्या होता है, स्प्रिंकलर इरीगेशन होता है। जो सरफेस इरीगेशन होता है वो भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लूडिंग, और एक होता है आपका फैरो मेथड, और दूसरा आपका होता है कंटूर फार्मिंग। क्या होता है, कंटूर फार्मिंग, मतलब फ्लोडिंग, फिर फैरो मेथड और कंटूर फार्मिंग, ये 3 प्रकार के होते हैं आपके। उसके बाद जो फ्लोडिंग होता है वो भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है वाइल्ड फ्लोडिंग और दूसरा कौन सा होता है, कंट्रोल फ्लोडिंग। क्या होता है, पहले क्वेश्चन समझिए। इरीगेशन मेथड 3 प्रकार का होता है, सरफेस इरीगेशन, सब सरफेस इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन होता है। जो सरफेस इरीगेशन होता है वो भी आपका 3 प्रकार का होता है, एक फ्लोडिंग इरीगेशन होता है, एक फैरो मेथड होता है, एक होता है कंटूर फार्मिंग। और जो फ्लोडिंग होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक वाइल्ड फ्लोडिंग होता है, एक कंट्रोल फ्लोडिंग होता है। और जो कंट्रोल फ्लोडिंग होता है वो भी आपके जो है 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आपका, फ्री फ्लोडिंग होता है, कंटूर लेटरल फ्लोडिंग होता है, उसके बाद बॉर्डर स्ट्रिप्स फ्लोडिंग होता है, फिर चेक बेसिन फ्लोडिंग होता है, फिर बेसिन फ्लोडिंग होता है, और लास्ट में क्या होता है आपका, जिगजैग मेथड ऑफ द फ्लोडिंग, यानी फ्लोडिंग का जिगजैग मेथड होता है। तो ये आपके जो है इरिगेशन के मेथड्स दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर। क्या दिया है कि ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर के लिए, यानी वाटर के ट्रीटमेंट के लिए जो डिसइंफेक्शन मेथड होता है इसमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड नंबर यानी बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट विथ एल्यूमिनियम, ट्रीटमेंट विथ एल्यूमिनियम का जो होता है ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के डिसइंफेक्शन मेथड का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये डिसइंफेक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए। तो ये दिया है मेथड ऑफ द डिसइंफेक्शन। क्या दिया है, मेथड ऑफ द डिसइंफेक्शन, यानी डिसइंफेक्शन कौन कौन से मेथड होते हैं। एक तो आपका होता है फिजिकल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड, और तीसरा होता है माइनर मेथड। यानी 3 प्रकार के मेथड्स होते हैं। अब फिजिकल मेथड कैसे करते हैं, बाई हीट होता है और बाई अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होता है। तो यानी फिजिकल मेथड में 2 होते हैं, आपका बाई हीट होता है, दूसरा क्या होता है, बाई अल्ट्रावायलेट रेज मेथड होता है। सेकेंड नंबर आपका दिया है, क्या दिया है, केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड में कौन कौन से आते हैं, पहला आपका दिया है ऑक्सीडाइजिंग केमिकल होता है, दूसरा आपका दिया है मेटल आयंस होते हैं, तीसरा आपका दिया हुआ है एल्कली एंड एसिड्स। क्या होता है, एल्कलीज और एसिड्स मेथड होते हैं, जो कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये केमिकल मेथड के अंतर्गत आते हैं। आगे आपका दिया हुआ है थर्ड में दिया हुआ है माइनर मेथड्स, यानी एक फिजिकल मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, और तीसरा कौन सा होता है, माइनर मेथड होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पहला हो गया आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर, दूसरा आपका हो गया ट्रीटमेंट विद द एक्सिस लाइम, और तीसरा आपका दिया हुआ है ट्रीटमेंट विद द ओजोन, और आगे दिया है ट्रीटमेंट विद द आयोडीन एंड ब्रोमीन, यानी आयोडीन और ब्रोमीन की सहायता से जो है ट्रीटमेंट करते हैं। लास्ट में आपका दिया हुआ कह रहा है ट्रीटमेंट विद द अल्ट्रावायलेट रेज, और सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है, ट्रीटमेंट विद द पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करके जो है ट्रीटमेंट हम जो है करते हैं, किसके लिए, डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट मेथड्स दिए गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रोवाइड्स क्राइटेरिया फॉर द अर्थक्विक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। क्या दिया है, यानी अर्थक्विक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर के लिए IS कोड पूछ रहा है, कौन सा कोड होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, IS 1893 और 2002 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये IS कोड दिया है, किसके लिए दिया है, अर्थक्विक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर के लिए दिए गए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ स्पेशल IS कोड दिए गए हैं सीमेंट के लिए। तो कौन कौन से हैं, पहली बात देखें, स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑपरेटर्स यूज्ड इन द सीमेंट टेस्टिंग, यानी सीमेंट टेस्टिंग में जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उनका IS कोड दिया गया है यहाँ पे। जैसे आपका दिया है 5512, यानी 5512 जो होता है ये फ्लो टेबल का IS कोड होता है। बिकार्ड ऑपरेटर्स क्या होता है, 5513 होता है। 5514 जो होता है वो ली चैटलर ऑपरेटर्स का होता है।
उसके बाद 5816 जो होता है ये स्प्लाइटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का होता है। 6461 जो होता है ये ग्लोसरी ऑफ द टर्म रिलेटेड टू द सीमेंट कंक्रीट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 के लिए होता है। आगे दिया 6491 जो होता है ये मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ फ्लाई ऐश, यानी फ्लाई ऐश के जो सैंपल होते हैं उनके मेथड के लिए 6491 होता है। लास्ट में आपका दिया हुआ कह रहा 7320 जो होता है ये क्या होता है, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंक्रीट स्लम्प टेस्ट ऑपरेटर, यानी कंक्रीट स्लम्प टेस्ट ऑपरेटर्स में क्या दिया, कंक्रीट स्लम्प टेस्ट ऑपरेटर्स के स्पेसिफिकेशन के लिए जो आईएस कोड होता है क्या होता है वो 7320 होता है। आगे दिया 5515 जो होता है किसके लिए होता है, ये कंपैक्शन फैक्टर ऑपरेटर्स के लिए होता है। 5516 जो होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है ब्रेन टाइप एयर परमेचुरिटी के लिए जो होता है। आगे दिया 5517 जो होता है ये क्या होता है, ये ली एंड नर्स ऑपरेटर्स के लिए रखा जाता है। तो ये आईएस कोड दिए गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट नंबर 8 को अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।